ये कहानी टापू पर फंसे लोगों की नहीं बल्कि टापू से सीधी टक्कर लेने वाले लोगों की है, जहां हर चीज इतनी परफेक्ट लगती है कि उस पर शक होना तय है। जब हादसे के शिकार कैप्टन साइरस, हर्बर्ट, स्पिलेट, नेब और पेनक्रॉफ्ट इस अनजान टापू पर पहुंचे तो किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ जिंदा रहना मुश्किल नहीं बल्कि अजीब तरह से आसान होगा। ट्रक जितने बड़े उबले केकड़ों से लेकर गैंडे जैसी ताकत वाले विशाल टर्की, किनारे पर आधा मीटर ऊंचे जंगली सीपों के ढेर और ऐसी ऐसी चीजें जो किसी नक्शे में दर्ज ही नहीं थी। ये कोई जंगल में फंसकर जान बचाने की कहानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सोच समझकर तैयार किया गया समंदर किनारे का खेल हो। और यही सवाल पैदा होता है, इतना सब कुछ एक वीरान टापू पर आखिर आया कहां से? हैरानी की बात यह थी कि बस एक दिन पहले तक यही लोग जंग के कैद खाने में बंद थे। कहानी साल 1865 की है, अमेरिका के उत्तर दक्षिण युद्ध के बीच, जब उत्तर की फौज दक्षिण की सेना के एक बड़े ठिकाने पर हमला कर रही थी, क्योंकि वहीं उनका एक खास कैदी कैप्टन साइरस रखा गया था। बाहर तोपों की गड़गड़ाहट और कई दिनों से हो रही बारिश देखकर कैदियों को समझ आ गया कि अगर अब नहीं निकले तो कभी नहीं निकलेंगे। इसलिए उन्होंने चुपचाप सीढ़ियों पर फंसाने वाला जाल तैयार किया। मौका मिलते ही सब एक साथ टूट पड़े और कुछ ही पलों में पहरेदारों को बेहोश कर दिया। फिर उनके कपड़े पहनकर सीधे मैदान में खड़े गर्म हवा के गुब्बारे की तरफ दौड़े। कुछ दक्षिणी सिपाहियों को शक हुआ, लेकिन आपसी तालमेल ने काम कर दिया और गुब्बारा उड़ गया। नीचे पीछा करती भीड़ बढ़ती देख साइरस ने बिना सोचे सारा वजन नीचे फेंक दिया और गुब्बारा अचानक आसमान चीरने लगा। कैद खाने से तो निकल आए थे, लेकिन अब नई मुसीबत सामने थी। गुब्बारा उड़ाए कौन? किस्मत से टोकरी में पेनक्रॉफ्ट था, जिसे उड़ाना आता था, मगर मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि उतरने का सवाल ही नहीं था। इसलिए तेज हवा के हवाले खुद को छोड़ देना पड़ा। गुब्बारा कभी ऊपर कभी नीचे डोलता हुआ पहाड़ों और समंदर के ऊपर से निकलता गया। काले बादलों को चीरता हुआ आखिरकार एक टापू के पास पहुंचा, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही सबकी नजर गुब्बारे पर गई। उसके कपड़े में एक बड़ा सा छेद हो चुका था और अब सवाल ये था कि जमीन तक पहुंचेंगे या सीधे कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। हवा तेजी से बाहर निकलने लगी और गुब्बारा बिना चेतावनी नीचे गिरने लगा, जैसे किसी ने ऊपर से फैसला सुना दिया हो। हालात बिगड़ते देख कैप्टन साइरस और बाकी लोग जो भी बोझ हाथ आया सब समंदर में फेंकने लगे, लेकिन गिरने की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जान बचाने के लिए मजबूरी में सब गोल लोहे वाले फ्रेम पर चढ़ गए और वजन हल्का करने के लिए टोकरी की रस्सियां काट दी। टोकरी पानी में गिरी तो गिरावट थोड़ी संभली, लेकिन उसी एक पल में किस्मत ने करवट ली और साइरस खुद नीचे जा गिरा। बाकी लोग अपनी जान बचाने में फंसे थे। कैप्टन को पकड़ने का उनके पास कोई मौका नहीं था। जैसे जैसे गुब्बारा और नीचे आता गया, बाकी लोगों ने भी एक एक करके समंदर में छलांग लगा दी। शायद यही आखिरी रास्ता था। सुबह तक समंदर में कूदे लोग आपस में मिल गए, लेकिन साइरस कहीं दिखाई नहीं दिया और यही पहली बार सबके मन में डर बैठ गया कि क्या उनका सबसे अहम आदमी हमेशा के लिए चला गया। तभी हर्बर्ट ने दूर कहीं धुएं का गुब्बार उठता देखा और यही वो पल था जिसने सबको फिर से दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वहां पहुंचने पर साइरस बेहोश पड़ा मिला, लेकिन होश में आते ही उसने कहा कि आग उसने नहीं जलाई थी। ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि ये टापू जितना खुला दिख रहा था उतना सीधा नहीं लग रहा था। फिर भी सबने मान लिया कि शायद कैप्टन को ठीक से याद नहीं। इस सवाल को वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि अब जिंदा रहने के लिए अगला कदम ज्यादा जरूरी था, खाने का इंतजाम और ये समझना कि वे किस तरह की जगह पर आ फंसे हैं। इसी सोच के साथ सब लोग टापू के ज्वालामुखी की तरफ बढ़े, क्योंकि ऊपर से हालात पढ़ना सबसे सही तरीका था। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक चौड़ा समुद्र किनारा मिला और हैरानी की बात यह थी कि रेत के बीच से गर्म पानी निकल रहा था, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। थकान के चलते साइरस ने यहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही नेब और हर्बर्ट आगे बढ़े उनके पैरों के नीचे की रेत अचानक हिलने लगी। दोनों तुरंत कूद पड़े और तब समझ आया कि वे किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक बेहद विशाल केकड़े के ऊपर खड़े थे। जान बचाकर भागे ही थे कि नेब का पैर फिसला और अगला ही पल उस केकड़े ने उसे जकड़ लिया। साइरस बिना सोचे बचाने दौड़ा, लेकिन हाथ की लकड़ी उस पर बेअसर रही और अब ऐसा लगने लगा कि ये टापू सिर्फ देखने में मेहरबान है, असल में हर कदम पर किसी को छीन लेने के लिए तैयार। शोर सुनते ही बाकी साथी भी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इतने विशाल केकड़े के सामने सबकी ताकत बेकार लग रही थी, जैसे टापू खुद किसी एक को छीनने पर अड़ गया हो। इसी नाजुक पल में पेनक्रॉफ्ट चुपचाप केकड़े के नीचे घुसा और रस्सी से उसके पिछले पैरों को कसकर बांध दिया। ये रिस्क ऐसा था जिसमें एक सेकंड की देरी जान ले सकती थी। इशारा समझते ही बाकी लोग पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगे, मगर केकड़े की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह सबको घसीटता हुआ चट्टान तक ले आया। तभी कैप्टन साइरस के दिमाग में तरकीब चमकी। उसने
पेनक्रॉफ्ट से रस्सी पकड़े रहने को कहा और बाकी लोगों को जमीन का सहारा लेकर एक साथ धक्का देने का इशारा किया। एक झटके में केकड़ा पलट गया और फिर हिल भी नहीं पाया। मौका मिलते ही नेब को बाहर निकाला गया और अब इस लड़ाई को अधूरा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में सब पेट भरकर दोबारा ताकत महसूस करने लगे। अंधेरा होने से पहले ज्वालामुखी तक पहुंचना जरूरी था, क्योंकि ये टापू दिन में जितना सीधा लगता था, रात में उतना भरोसेमंद नहीं। गर्म हवा के बीच खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए आपसी तालमेल से वे शिखर तक पहुंचे और वहां जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। सूनी पहाड़ी पर बकरियों का एक पूरा झुंड घूम रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इंतजाम कर रखा हो। खाने का इंतजाम पक्का करने के लिए उन्हें घेर लिया गया और अच्छा खासा शिकार हाथ लगा। नीचे उतरते वक्त अचानक दूर समंदर में एक छोटी नाव तैरती दिखी और अब सवाल ये था कि इस वीरान जगह पर नाव आई कहां से। किनारे पहुंचने पर देखा दो खूबसूरत औरतें बेहोश पड़ी थीं और उनकी नाव चट्टानों से टकराकर टूट चुकी थी। सबने मिलकर उनकी देखभाल की और होश में आने पर पता चला कि वे राजघराने से जुड़ी थीं, लेडी मेरी और एलिना, जो तूफान में बहकर यहाँ आ पहुंची थीं। उनके आने से सबके चेहरे पर लंबे वक्त बाद मुस्कान लौटी और यहीं पहली बार लगा कि अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, ठीक से रहना भी जरूरी है। पहले ठिकाने की चिंता नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इसी सोच के साथ साइरस सबको लकड़ी जुटाने ले गया। तभी रास्ते में एक कुदरती गुफा दिखी जिसके नीचे बेलें लटक रही थीं। हर्बर्ट को लगा शायद यहाँ कोई रहता हो और वह बिना सोचे ऊपर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर सन्न रह गया। चारों तरफ जाले फैले थे और ध्यान से देखने पर साफ था कि ये जगह कभी खाली नहीं रही। कहीं पुराने निशान थे, कहीं जली हुई लकड़ी पड़ी थी और अब सवाल ये था कि अगर यहाँ पहले कोई था तो वो गया कहाँ। बस एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि पहले लोग यहाँ रहते क्यों थे और फिर अचानक ऐसे गायब कैसे हो गए, जैसे इस टापू ने उन्हें मिटा दिया हो। फिर भी इतनी बड़ी, मजबूत और छुपी हुई गुफा वही जगह थी जिसका सपना ये लोग कब से देख रहे थे। इसलिए तय हुआ कि अब यही उनका नया ठिकाना होगा। आने जाने को आसान बनाने के लिए बेलों से ऊपर नीचे होने वाला एक सादा सा झूला तैयार किया गया और यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन में कैप्टन साइरस, हर्बर्ट, नेब और बाकी लोग पेड़ काटते, लकड़ी जमा करते और नाव बनाने की तैयारी में जुट जाते। कोई रस्सियां बनाता तो कोई औजार ठीक करता। हर कोई अपने हिस्से का काम निभा रहा था। रात को सब गुफा में लौटते, आग जलती, खाना पकता और थकान के बीच बातें होती। धीरे धीरे वो जगह सच में घर जैसी लगने लगी। तभी एक दिन तेज लहरों के साथ एक बड़ा सा बक्सा समंदर से बहता हुआ किनारे आ लगा, जैसे किसी ने सही वक्त पर सही चीज भेज दी हो। सब दौड़कर पहुंचे और जैसे ही बक्सा खोला, अंदर बंदूकें, खाने पीने का सामान, कपड़े और जरूरी चीजें देखकर सबकी आंखें चमक उठी। इतने दिन बाद इतनी सहूलियत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सबसे अहम बात यह थी कि अंदर नक्शा और कंपास भी था। अब पहली बार उन्हें अंदाजा हो सकता था कि वे दुनिया के किस कोने में फंसे हैं। स्पिलेट ने कंपास देखकर जगह का अनुमान लगाया, लेकिन उसी पल एक सवाल सबके दिमाग में अटक गया। ये बक्सा इतनी दूर समंदर पार करके यहाँ पहुंचा कैसे? तभी पेनक्रॉफ्ट की नजर बक्से पर लिखे एक नाम पर पड़ी। उस पर नॉटिलस लिखा था और अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या ये उसी रहस्यमय पनडुब्बी से जुड़ा था जिसके किस्से उन्होंने पहले सुने थे, या फिर ये टापू खुद किसी अनदेखी ताकत से खेल खेल रहा था? 8 साल तक समंदर में बहते रहना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन इस टापू पर नामुमकिन जैसी चीज पहले ही बहुत कुछ कर चुकी थी। सवाल बहुत थे और जवाब किसी के पास नहीं थे, इसीलिए सबने फिलहाल इन्हें दिमाग के एक कोने में दबाकर फिर से अपने काम पर ध्यान देना बेहतर समझा। लेकिन चैन यहाँ किसी को नसीब नहीं था। उसी दिन रिपोर्टर स्पिलेट थोड़ी देर आराम करने लेटा ही था कि उसे अपने ऊपर किसी अजीब साए का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आंख खुलते ही वो घबरा कर उठा और भागने लगा, मगर वो भारी साया उसका पीछा करता रहा और जमीन तक कांपती महसूस होने लगी। हांफता हुआ स्पाइलेट सीधा कैंप की तरफ पहुंचा और तब सबको दिखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद विशाल जंगली टर्की था, जिसकी आंखों में गुस्सा और भूख दोनों साफ झलक रहे थे। और ये साफ संकेत था कि इस टापू की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। टर्की की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डर के मारे सब पास के बाड़े में घुस गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि टर्की इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है। वह सीधे बाड़े के अंदर कूद गया और औरतों की तरफ झपट पड़ा। चीख पुकार मच गई। भागने का मौका न मिलने से एलेना वहीं बेहोश हो गई और हालात पल भर में हाथ से निकलते दिखने लगे। साफ हो गया था कि ये सिर्फ जानवर का हमला नहीं था, ये टापू की एक और परीक्षा थी। हालात बिगड़ते देख हर्बर्ट ने बिना सोचे छलांग लगाई और सीधे उस विशाल टर्की की पीठ पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से गर्दन के पंख जकड़ लिए और कमर से छोटी छुरी निकालकर लगातार वार करने लगा। टर्की पागलों की तरह खुद को छुड़ा
उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पंख फड़फड़ा रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और सबकी सांसें अटक गई थीं। एक पल की चूक किसी की जान ले सकती थी, मगर हर्बर्ट डटा रहा। पकड़ जरा भी ढीली नहीं पड़ी और उसकी आंखों में बस एक ही जिद थी, किसी भी हाल में इसे रोकना है। कुछ ही पलों में टर्की की ताकत टूटने लगी, फड़फड़ाहट धीमी पड़ गई, लेकिन माहौल में अब भी डर और उम्मीद आमने सामने खड़े थे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही टक्कर आगे चलकर उनकी किस्मत की दिशा बदल देगी। हर्बर्ट ने हाथ नहीं रोका, वह वार करता रहा जब तक टर्की की जान पूरी तरह निकल नहीं गई। सब हैरान थे कि इतनी चोट लगने के बाद भी वह जानवर कैसे टिका रहा, जैसे उसमें कोई अलग ही ताकत भरी हो। तभी बिना किसी इशारे के टर्की धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और अचानक आई इस शांति ने सबको कुछ सेकंड के लिए जकड़ लिया। हर्बर्ट को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर राहत यही थी कि खतरा टल चुका था। थोड़ी देर बाद वही विशाल सफेद टर्की खाने के रूप में सामने था और कई दिनों बाद पेट भरने की उम्मीद ने सबके चेहरे हल्के कर दिए। लेकिन खाते वक्त पेनक्रॉफ्ट के मुंह में अचानक कुछ सख्त सा आया। उसने निकाल कर देखा तो स्पिलेट समझ गया कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक गोली थी और यहीं से साफ हो गया कि इस टापू पर कुछ चीजें सिर्फ जानवरों की नहीं थीं। तब हर्बर्ट को समझ आया कि टर्की अचानक कैसे ढेर हो गया था। असल में उसे पहले ही कहीं से गोली लग चुकी थी और शायद वही उसकी मौत की असली वजह थी। अब सवाल ये था कि इस सुनसान टापू पर गोली आखिर आई कहां से? मगर इतने अजीब वाकइयों से गुजरने के बाद किसी के चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं थी। जब जवाब नहीं मिले तो सबने बात को वहीं छोड़ देना बेहतर समझा और फिर से अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लग गए। उधर इस घटना के बाद एलेना के दिल में हर्बर्ट के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। उस डर भरे पल में जिसने ढाल बनकर उसकी जान बचाई थी, उसके लिए भरोसा और अपनापन अपने आप पैदा हो गया। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकी बढ़ने लगी, बातें लंबी होने लगी, नजरें ज्यादा देर तक ठहरने लगी और हर्बर्ट भी मन ही मन उनके साथ भविष्य के छोटे छोटे सपने बुनने लगा था, जैसे इस वीरान टापू पर भी कोई नई शुरुआत मुमकिन हो। तभी एलेना की नजर पास की एक चट्टान पर गई। वह धीरे से वहां पहुंची और देखा कि पत्थर की दीवार से कोई गाढ़ा सा तरल बह रहा है। पहले उसे शक हुआ, फिर उंगली से छूकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ हर्बर्ट को आवाज दी। हर्बर्ट पास आया तो चखते ही समझ गया कि वो मीठा शहद है। दोनों को हैरानी भी हुई और उत्सुकता भी कि इतनी मात्रा में शहद आखिर आ कहां से रहा है। वे गुफा के अंदर रास्ते के साथ आगे बढ़ते गए, कदम संभल संभल कर रखते हुए अंधेरी सुरंग में घुसते चले गए और जल्द ही सुरंग के आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ा छत्ता दिखाई दिया जो दीवार से चिपका था और शहद की मोटी धारें नीचे टपक रही थीं। उस पल उन्हें ये किसी खजाने से कम नहीं लगा, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे कितने बड़े खतरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उल्टा वे यही सोच रहे थे कि शायद किस्मत एक बार फिर उन पर मेहरबान हो रही है कि बाहर जाकर कोई बर्तन ले आए और शहद जमा करें। जैसे ही वे गुफा के मुहाने तक पहुंचे, अचानक तेज भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। खतरे का एहसास होते ही हर्बर्ट और एलेना फौरन वापस अंदर भागे और तभी उन्होंने देखा कि एक बेहद विशाल मधुमक्खी गुफा के बाहर आकर बैठ चुकी थी। अब साफ था कि इतना बड़ा छत्ता किसी आम मधुमक्खी का नहीं हो सकता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में दोनों छत्ते के अंदर ही छिप गए। उन्हें लगा कि खुली जगह कुछ देर के लिए उन्हें बचा लेगी, मगर विशाल मधुमक्खी उनकी गंध पकड़ चुकी थी और जल्दी ही उनके छिपने की जगह तक पहुंच गई। हर्बर्ट ने उसे भगाने की कोशिश की, पत्थर फेंके, आवाजें लगाईं, मगर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह मोम से धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता बंद करने लगी। साफ लग रहा था कि वह दोनों को जिंदा ही कैद करके बाद में इस्तेमाल करना चाहती है। कुछ ही देर में रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और बाहर से दूसरी विशाल मधुमक्खियां भी लौट आईं। उनकी भारी भिनभिनाहट से पूरी सुरंग कांपने लगी। हालात बेहद खराब थे। डर से एलेना की सांसें तेज चल रही थीं, मगर हर्बर्ट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इकट्ठी की हुई सूखी टहनियां मोम के नीचे जमा की और बाहर पहरा होने के बावजूद दूसरी तरफ चुपचाप आग जला दी। जैसे जैसे आग तेज हुई, जमी हुई मोम गर्म होकर पिघलने लगी और अंदर धुआं भरने लगा। मोम डीली पड़ते ही दोनों उसी दरार से बाहर निकल आए। जान बची तो सांस में सांस आई, मगर संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि गीली जमीन पर पैर फिसला और एलेना संतुलन खो बैठी। हर्बर्ट ने पकड़ने की कोशिश की, उंगलियां फिसल गईं और दोनों एक के पीछे एक लुढ़कते हुए नीचे छिपी हुई दूसरी गुफा में जा गिरे। हालत खराब थी, कपड़े मिट्टी से भरे थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, सिर चकरा रहा था। लेकिन इसी गिरावट ने उन्हें एक नई हैरानी दे दी। उत्सुकता में दोनों उठे, आसपास देखने लगे और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पूरी की पूरी पनडुब्बी खड़ी थी, जंग लगी मगर अब भी मजबूत, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ छुपा दिया हो। अंदर झांक कर देखा तो साज सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसा नॉटिलस के बारे में कहानियों में सुना था। तभी दोनों को समझ
आया कि 8 साल पहले गायब हुई नॉटिलस असल में कभी डूबी ही नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि इस टापू का सबसे बड़ा रहस्य अब उनके सामने था और बाहर निकलने का रास्ता भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खोज जितनी उम्मीद दे रही है उतना ही बड़ा खतरा भी साथ ला रही है। जोश में दोनों ने तय किया कि ये खबर तुरंत कैप्टन साइरस तक पहुंचानी चाहिए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त साइरस अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख रहा था जो शायद इस टापू की सबसे डरावनी सच्चाई साबित होने वाला था। समंदर की तरफ से एक समुद्री डाकुओं का जहाज सीधे टापू की ओर बढ़ रहा था। उसकी काली पाल और ऊंचा मस्तूल दूर से ही बता रहे थे कि मुसीबत खुद चलकर आ रही है। बेवजह झंझट न बढ़े, इसलिए साइरस ने इशारे से सबको गुफा के अंदर छिपा दिया और खुद चुपचाप हालात पर नजर रखने लगा। शुरू में लगा कि डाकू शायद सिर्फ पानी भरने आए होंगे, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया जब उनकी नजर किनारे बंधी हुई उस छोटी नाव पर पड़ गई जो इन्हीं लोगों की थी। अब साफ था कि टकराव टलने वाला नहीं है। साइरस ने सबको चौकन्ना कर दिया और जरूरत पड़ते ही गोली चलाने के लिए तैयार रहने को कहा। हर कोई अपनी जगह संभाल कर बैठ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी लेडी मेरी से गलती से बंदूक चल गई और तेज धमाके ने डाकुओं को सतर्क कर दिया। अब लड़ाई तय थी, लेकिन साइरस पहले से तैयार था। वह सबको ऊंचाई वाली जगह पर ले गया और ऊपर से मिले फायदे ने खेल बदल दिया। नीचे मौजूद कई डाकू कुछ ही पलों में ढेर हो गए और बाकी जान बचाकर भागने लगे। मगर यही छोटी सी मुठभेड़ जहाज पर बैठे बाकी डाकुओं का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने जहाज की तोपों से गुफा पर गोलाबारी शुरू कर दी। धमाकों से पूरी गुफा कांप उठी, पत्थर टूटकर गिरने लगे, धूल का गुबार भर गया और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ढह जाएगा। अंदर छिपे लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे और डाकुओं को लगने लगा था कि जीत अब उनकी ही है। तभी अचानक उनका जहाज जोरदार धमाके के साथ हिल गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। बस एक पल में जहाज आग और पानी में समा गया। लपटें आसमान तक उठी और डाकुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सब लोग सन्न रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तभी समंदर की सतह से एक अजीब सा आदमी बाहर निकलता दिखाई दिया। उसका पहनावा, चाल ढाल और मौजूदगी ऐसी थी जैसे वह समंदर का ही हिस्सा हो। साइरस ने तुरंत सतर्क होकर सबको घेरने का इशारा किया। अपने ऊपर तनी बंदूकें देखकर उस आदमी ने शांति से हाथ उठाए और बड़े सुकून से अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वही नीमो है, वही जो 8 साल पहले गायब हो गया था और नॉटिलस पनडुब्बी का कप्तान है। उसने ये भी बताया कि जब से साइरस और उसके साथी इस टापू पर आए थे वह चुपचाप सब पर नजर रखे हुए था। उनकी हिम्मत, समझदारी और मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत ने उसे प्रभावित किया था, इसलिए उसने सही वक्त पर सामने आकर उनकी मदद की। इसी वजह से नीमो कई बार बिना दिखे उनकी मदद करता रहा ताकि वे हर बड़े खतरे से बच सकें, चाहे किसी को इसका अंदाजा हुआ हो या नहीं। उसने बताया कि उसे काफी समय से महसूस हो रहा था कि इस टापू का ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला है। जमीन के अंदर की हलचल और गैसों की बदबू साफ इशारा दे रही थी, लेकिन उसकी पनडुब्बी नॉटिलस खुद खराब हालत में थी और अकेले उसके लिए यहाँ से निकल पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए अब सबको मिलकर एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। अभी जो जहाज डाकुओं के साथ डूबा था वही अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता था। उसी के सहारे वे इस खतरनाक टापू को छोड़कर नई जिंदगी की तरफ बढ़ सकते थे। इसके बाद नीमो सबको नॉटिलस के अंदर ले गया। रास्ते में उसने अपनी कहानी सुनाई कि वह कई सालों से इंसानों के बीच चल रहे झगड़ों को खत्म करने का हल ढूंढ रहा है। उसका मानना था कि ज्यादातर लड़ाइयों की जड़ संसाधनों और दौलत की कमी है। अगर खाने, ऊर्जा और जरूरत की चीजें भरपूर हों तो इंसान आपस में लड़ना ही छोड़ दें। इसी सोच के चलते उसने जानवरों और पौधों में बदलाव के प्रयोग शुरू किए ताकि कम जगह में ज्यादा साधन पैदा किए जा सकें। टापू पर दिखने वाले विशाल केकड़े, बड़ी मधुमक्खियां और अजीब जीव उसी की कई साल की मेहनत का नतीजा थे। अब वह चाहता था कि ये कामयाब प्रयोग असली दुनिया तक पहुंचे ताकि इंसानियत को इसका फायदा मिल सके और संतुलन बन सके। उसने ये भी समझाया कि डूबा हुआ जहाज ही उनके इस मिशन की सबसे अहम कड़ी है। योजना साफ थी, पहले जहाज में हुए छेद बंद किए जाए, फिर पाइप के जरिए उसके अंदर हवा भरी जाए ताकि जमा पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाए। जैसे ही पानी निकल जाएगा जहाज अपने आप दोबारा सतह पर तैरने लगेगा। बात सुनने में मुश्किल लग रही थी, मगर हिसाब से देखें तो ये पूरी तरह मुमकिन था। कैप्टन साइरस, हर्बर्ट, पेनक्रॉफ्ट, नेब, एलिना और बाकी सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना ज्यादा सोचे काम में लग जाने का फैसला कर लिया। किसी ने बांस काटकर हवा की नलियां बनाई, किसी ने लकड़ी और राल से पैबंद तैयार किए ताकि टूटे हिस्सों को ठीक से बंद किया जा सके। कोई रस्सियां और वजन संभाल रहा था ताकि पानी के अंदर संतुलन बना रहे। नीमो खुद सबको पानी के अंदर काम
करने की ट्रेनिंग देता रहा, कैसे सांस लेने का सामान पहनना है, कैसे दबाव में बराबर सांस लेनी है, कैसे नीचे उतरते वक्त एक दूसरे से दूर नहीं जाना है और कैसे इशारों में बात करनी है ताकि तालमेल बना रहे। शुरू में डर था, मगर धीरे धीरे हाथ सधने लगे और भरोसा बढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और मेहनत रंग लाने लगी। जहाज की मरम्मत लगभग पूरी होने वाली थी। ज्यादातर छेद बंद हो चुके थे और हवा भरने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। सबको लगने लगा था कि अब बस थोड़ी सी मेहनत और बाकी है और फिर वे इस अभिशप्त टापू से हमेशा के लिए निकल पाएंगे। चेहरों पर उम्मीद लौट आई थी। भविष्य के सपने फिर से जागने लगे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक नया खतरा चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। कई दिनों से शांत पड़ा ज्वालामुखी अचानक तय वक्त से पहले ही फट पड़ा। आसमान में राख का गुब्बार छा गया, सूरज जैसे अंधेरे में खो गया, जमीन लगातार कांपने लगी और चारों तरफ धुआं व झुलसाने वाली गर्मी फैल गई। ऐसे हालात में हवा भरने का काम नामुमकिन हो गया। उस पल सबके दिल बैठ से गए। ऐसा लगने लगा कि शायद वे वक्त से हार गए हैं। नीमो भी अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिख रही थी, मगर कोई दूसरा रास्ता उसे भी नजर नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन साइरस ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके दिमाग में वही गर्म हवा का गुब्बारा घूम गया जिससे वे कभी इस टापू तक पहुंचे थे। उसने सबको समझाया कि अगर उस अधूरे गुब्बारे को जहाज के अंदर रखा जाए और पाइप से उसमें हवा भरी जाए तो जैसे ही गुब्बारा पूरी तरह फूलेगा वह पूरे जहाज को ऊपर की तरफ धकेल देगा और पानी की सतह तक ले आएगा। हालात इतने खराब थे कि इससे बेहतर कोई और तरीका किसी के पास नहीं था। अब यही उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डर और भरोसा दोनों चेहरे पर साफ थे, लेकिन वक्त बहस का नहीं था। योजना तय होते ही सबने बिना एक पल गंवाए काम बांट लिया। नीमो खुद पनडुब्बी में रहकर मशीनें संभालने वाला था ताकि हवा सही तरीके से भेजी जा सके और दबाव काबू में रहे। हर्बर्ट और एलेना उस पुराने गर्म हवा के गुब्बारे को खींचते हुए डूबे जहाज तक ले जाने निकले। रास्ता फिसलन भरा था और हर लहर के साथ संतुलन बिगड़ रहा था। उधर साइरस बाकी साथियों के साथ समंदर के नीचे टूटे हिस्सों को बंद करने चला गया ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके। ऊपर ज्वालामुखी लगातार आग और राख उगल रहा था। जमीन कांप रही थी। हवा में धुआं और गर्मी भर चुकी थी। सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी सब पूरी ताकत से जुटे रहे और काम उम्मीद से तेज आगे बढ़ता रहा। जैसे ही हर्बर्ट और एलेना ने गुब्बारे को किसी तरह जहाज के अंदर ठूंस दिया, तभी अचानक गहराई से एक विशाल ऑक्टोपस उन पर टूट पड़ा। उसके लंबे लंबे हाथ चारों तरफ लहराने लगे। पानी उथल पुथल मच गया और हालात एक पल में हाथ से निकलते दिखे। बाकी लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, मगर भालों से उसकी मोटी बाहों को भेद पाना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद आखिरी बार उन्हें रोकने आ गया हो। फर्क बस इतना था कि इस बार साइरस तैयार था। उसने अपने खास हथियार से तेज वार किया और ऑक्टोपस पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मौका मिलते ही सब लोग तेजी से ऊपर पानी की सतह की तरफ निकल आए। उसी पल नीमो को संकेत मिल चुका था। उसने बिना देर किए मशीन चालू कर दी और हवा पूरे जोर से पाइपों में दौड़ने लगी। अब सब कुछ एक ही दांव पर टिका था। नीचे फंसा हुआ गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगा और कुछ ही पलों में भारी जहाज सबकी आंखों के सामने पानी के ऊपर उठाया। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर जहाज स्थिर होते ही चेहरों पर राहत और खुशी एक साथ फूट पड़ी। कई दिनों की मेहनत, डर और चोट आखिरकार रंग ला चुकी थी, लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि ज्वालामुखी अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आसमान राख से ढक चुका था। जमीन लगातार फट रही थी और पूरा टापू जैसे समंदर में गिरने से बस एक पल दूर खड़ा था। हर तरफ दरारें पड़ चुकी थीं, आग की लपटें उठ रही थीं और गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कैप्टन साइरस ने बिना देर किए सबको जहाज पर चढ़ने का इशारा किया ताकि वे नीमो को भी लेने वापस जा सकें, लेकिन किस्मत ने आखिरी बार अपनी सख्ती दिखाने का मन बना लिया था। तब तक पूरा इलाका तबाही का मैदान बन चुका था। रास्ते ढह चुके थे। चारों ओर गर्म चट्टानें गिर रही थीं और धुएं की मोटी परतों ने नजर तक ढक दी थी। नॉटिलस का बाहर निकलने वाला रास्ता भी बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो चुका था। नीमो बचने की कोशिश करता, उससे पहले ही ऊपर से गिरती एक भारी लोहे की चादर उसके ऊपर आ गिरी और वहीं उसकी जिंदगी थम गई। वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। जिस दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब उसने देखा था,
वह अधूरा रह गया। उसी पल वह और उसकी प्यारी पनडुब्बी दोनों उसी गुफा में हमेशा के लिए दफन हो गए। जब ये खबर बाहर पहुंची तो सब सन्न रह गए। हर्बर्ट, एलेना और बाकी साथी कुछ पल तक बोल भी नहीं पाए। जिसने उन्हें बार बार मौत से बचाया, जिसने उन्हें उम्मीद दिखाई, वही अब इस टापू के साथ मिट्टी में समा चुका था। भारी दिल और नम आंखों के साथ साइरस जहाज पर लौटा, मगर वह खाली हाथ नहीं था। वह नीमो की सोच, उसका शांति का सपना और इंसानों को बेहतर भविष्य देने की चाह अपने साथ लेकर लौट रहा था, ताकि वह दुनिया तक उस उम्मीद को पहुंचा सके। और शायद कभी इंसान लड़ना छोड़ दें, शायद कभी लड़ाइयों की जगह समझ और इंसानियत जीत जाए। यही इस कहानी की असली जीत थी। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आ रही होगी और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े